हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज टू में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th हिस्ट्री का सेट नंबर 5, जिसमें गेस क्वेश्चंस है और वह ऑब्जेक्टिव का है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेट नंबर 4 है। सेट नंबर यदि 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 तक नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया था उसका भी एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न संख्या। पहले प्रश्न आने से पहले एक आपको टास्क दिया गया था सेट 3 का, और उसका जवाब भी आप लोग दिए थे। बहुत सारे फ्रेंड्स इसका जवाब दिए थे, उसका कमेंट बॉक्स में दिए थे। और सभी सेट के लास्ट में हम एक क्वेश्चन देता हूं और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो आपका सेट 3 का प्रश्न था क्या, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, मतलब सहायक संधि की नीति किसने लागू किया, यही प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली ने, ये कन्फर्म आंसर है इसका, ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अब पहला नंबर प्रश्न पे, चौथा सेट का। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि शाहजहां द्वारा बसाई गई राजधानी का नाम क्या था। तो शाहजहां द्वारा बसाई गई राजधानी का नाम शाहजहांबाद था, अर्थात ऑप्शन डी होगा, शाहजहांबाद। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न बोला है क्या, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 2 का आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर प्रश्न में चले हैं। 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, तो ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर बोल रहा है क्या, जो गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था, मतलब गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था। तो ऑप्शन बी होगा सिद्धार्थ। क्या होगा, ऑप्शन बी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मूल नाम ऑप्शन बी होगा सिद्धार्थ। चलते 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या, सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन बी, डी होगा महाभारत। सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम महाभारत है। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर। तो हम यहाँ प्रश्न संख्या 6 पर चले हैं और इसमें बोल रहा है क्या, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था, कृष्णदेव राय था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा कृष्णदेव राय। तो 6 का ऑप्शन बी। चलते 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। मतलब लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, बेगम हजरत महल। ये लखनऊ से थे और 1857 के विद्रोह का ये इन्होंने नेतृत्व दिया। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में आ गए हम। 8 में क्या बोल रहा है कि, हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा। 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा। तो ऑप्शन ए होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन ए होगा कार्ल मार्क्स। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, ये सब जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुआ था, अर्थात 9 का ऑप्शन सी होगा। चलते 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा 10 का। चलते हैं 11 प्रश्न। 11 प्रश्न बोला क्या, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन डी होगा, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। चलते हैं 12 प्रश्न। 12 प्रश्न बोल रहा है क्या, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो 1853 ईस्वी को हुआ था, अर्थात 12 का ऑप्शन सी होगा। 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच लगभग जाने चला था। हाँ, यही होगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न बोला क्या, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किस
ने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो महात्मा गांधी ने भी अपना विचार दिए थे, बाल गंगाधर तिलक ने भी दिए थे और विवेकानंद जी ने भी दिए थे। अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप, देखिए स्तूप क्या होता है, मतलब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं या आप बाहर में जाते हैं तो रोड सब पर देखिएगा चौबटिया पर एक स्तूप, मतलब एक बना रहा था मूर्ति, उसी को स्तूप कहते हैं। ठीक है, पत्थर की तरह होता है, मतलब एकदम खड़ा होता है, वही स्तूप कहलाता है, एक तरह से समझ आइए। तो स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से, अर्थात ऑप्शन बी होगा 14 का। चलते हैं 15 प्रश्न। 15 में बोलना है क्या? जजिया किससे लिया जाता था? जजिया एक प्रकार से कर है जो अकबर द्वारा इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो जजिया किससे लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या? 15, हाँ 15 जिम्मियों से लिया जाता है। जजिया किससे लिया जाता था? तो ऑप्शन बी होगा 15 का, सॉरी ऑप्शन डी होगा, डी जमियों से। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि महावीर स्वामी का अन्य नाम कौन सा है? महावीर स्वामी का अन्य नाम कौन सा है? तो महावीर स्वामी को जीन के नाम से भी जाने जाते हैं और अरहत के नाम से भी जाने जाते हैं और सी ऑप्शन मतलब निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब महावीर स्वामी को जीन, अरहत और निग्रंथ, मतलब इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 16 का क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का राव ने किया था। मतलब दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का राव। ठीक है, तो दोनों भाई मिलकर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1337 ईस्वी को। चलते हैं 18 प्रश्न। 18 में क्या बोल रहा है? संथाल विद्रोह संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन डी होगा। चलते हैं 19 प्रश्न। 19 में क्या बोला? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? हाँ ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो आपको हो जाएगा 19 का बी, 1911 ईस्वी में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। मतलब 2 दिसंबर 1911 को हुआ था। कब? मतलब 2 दिसंबर 1911 को हुआ था। कौन किया था? तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी कि मतलब कि जॉर्ज पंचम ने किया था और रानी मैरी के आगमन के समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। ठीक है, तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। 20 नंबर क्या बोला? कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? कलिंग पर, तो कलिंग अशोक, ऑप्शन बी होगा। कलिंग उन्होंने मतलब 2 नीति के, इसमें धर्म नीति सबको दिया था, अशोक दिया था इसी पे। तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मतलब शासक कौन था? तो ऑप्शन बी अशोक था। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न आने से पहले आपको बोलूँगा, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए हो तो ज्वाइन हो जाइए। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आपको PDF देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत करते रहते हैं सभी से। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और यदि आप हमसे ज़्यादा आप लगाव रखते हैं तो आप चाहिए आपको यदि हो सके तो आप फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन हो जाइए। और उसके साथ साथ यदि आप कहीं यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पेज तो आप वहां से भी इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में दिया हुआ है। यदि आप नहीं वहाँ मतलब लिंक से आप यदि नहीं जा पाते हैं तो आप वहाँ जाकर सर्च कीजिएगा धीरज स्टडी स्ट्रीम, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, चलते 21 नंबर प्रश्न। 21 में क्या बोला है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो ऑप्शन 21 में क्या होगा? 21 का होगा ऑप्शन सी, मुंबई। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई में लागू किया गया था। उसके साथ क्या थे? तीन जगह ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक है, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन आपको इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो ये मतलब सब्जेक्टिव में बताए हुए हैं। यदि आप सभी का हम इसका हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। यदि सब्जेक्टिव नहीं देखें तो देख लीजिए, और कुछ सब्जेक्टिव आपको देना बाकी है, उसके साथ 5 नंबर का भी देना बाकी है। तो हम बहुत जल्दी लोड कर देंगे, उसलिए मतलब उस सब के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अगला प्रश्न। क्या कि
510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला? तो एरन मतलब सागर से मिला था। 510 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी शायद पूछा गया है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो एरन अर्थात सागर से मिला है। चलते हैं 24 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए अब हुआ गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। अगले प्रश्न जो आप 19 प्रश्न देखे हैं, तो पहले यहाँ ये प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ क्या, मतलब क्या कब हुआ था? तो ये 24 है ना, तो ये 1924 में, मतलब ये पूर्ण रूप से मतलब बन गया था गेटवे ऑफ इंडिया। तो 1924 ईस्वी को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया, और 1911 को स्टार्ट हुआ था। 2 दिसंबर 1911 को मतलब कि स्टार्ट हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1924 को, और बनना कब स्टार्ट हुआ? तो 1911 को। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं 25 प्रश्न। 25 प्रश्न में क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए होगा, कौटिल्य था। ठीक है, ऑप्शन 25 का ए होगा। चलते हैं 26 प्रश्न। 26 में बोला गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये लुम्बिनी होगा, मतलब ये नेपाल में पड़ता है। तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लुम्बिनी। चलते हैं 27 प्रश्न। 27 में बोल रहा है क्या? सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो 27 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जातक का। ये जातक एक प्रकार का कास्ट होता है। ठीक है, तो सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो जातक का। चलते हैं 28 नंबर। 28 में बोला क्या कि अमुक्त माल्याद की रचनाकार है। तो अमुक्त माल्याद के रचनाकार कौन है? तो कृष्णदेव राय है। ऑप्शन बी होगा, अमुक्त माल्याद के रचनाकार कौन है? तो कृष्णदेव राय। चलते हैं 29 प्रश्न। 29 में क्या बोल रहा है? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को क्या बनता है? एक लाइक करना बनता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 29 में बोला किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो 29 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, समुद्रगुप्त। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो समुद्रगुप्त को। चलते हैं 30 प्रश्न। 30 में क्या बोल रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो आपको 30 का हो जाएगा, जहांगीर। ऑप्शन बी होगा, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर शासक के दरबार में आया था पहला बार। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। गुलबदन बेगम कौन थे? तो गुलबदन बेगम कौन थे? तो गुलबदन जो ये नायिका थी, ठीक है, सॉरी लेखिका थी। ऑप्शन नायिका नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, कंफर्म बोल रहे हैं, लेखिका होगा। गुलबदन बेगम कौन थी? तो एक प्रकार का लेखिका थी। ये प्रश्न आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, इसलिए बहुत सिंपल सी प्रश्न पर दे दिया जाता है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो लेखिका थी। चलते हैं 32 प्रश्न। 32 में क्या बोल रहा है? जो हाँ कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ये औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जाने जाते हैं। तो कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब। ऑप्शन 32 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। 33 नंबर बोला है धम की भाषा क्या है? धम की भाषा क्या, मतलब धम कौन सी भाषा है? तो एक प्रकार का प्राकृतिक भाषा है। धम का अर्थ होता है कि इसमें ज़्यादा आपको झगड़ा लड़ाई नहीं करना, अपना माइंड से लेना, मतलब ज़्यादा किसी को धमकाना नहीं है, डराना नहीं। इस नीति के अनुसार यह अशोक ने लागू किया था कलिंग युद्ध के दौरान। ठीक है, तो धम इसमें ये प्राकृतिक भाषा है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित किया गया था भारत को। चलते हैं 35 नंबर। 35 में क्या बोल रहा है? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कहाँ हुई थी?
तो ये लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी कहाँ, पाकिस्तान में। तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कहाँ हुई थी, तो लाहौर में। चलते हैं 36वां प्रश्न। 36 में बोला है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था तो 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। चलते हैं, देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है। 37 नंबर बोल रहा है समसब क्या था। समसब क्या था, तो समसम क्या था, तो इसका 37 का क्या हो जाएगा, ये स्वर्ण सिक्का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। समसम एक प्रकार का स्वर्ण सिक्का था, तो 37 का ऑप्शन ए होगा। चलते हैं 38वां प्रश्न। 38 में बोला क्या, डांडी कहाँ स्थित है। डांडी कहाँ स्थित है, तो डांडी कहाँ है, तो गुजरात में है। महात्मा गांधी का घर कहाँ था, गुजरात में था। तो डांडी कहाँ स्थित है, गुजरात में है। चलते हैं 29वां प्रश्न कि एक अलवार किस देवता में विश्वास करते थे। तो ये किस देवता में विश्वास रखते थे, तो विष्णु, ऑप्शन सी होगा। अलवार किस देवता में विश्वास रखते थे, तो विष्णु का। देखिए इसमें दो एक अर्थ है नैनार, तो इसमें नैनार किस में विश्वास रखते थे, तो शिव भगवान में, और अलवार विष्णु में विश्वास रखते थे। तो ये दोनों प्रश्न को आप कॉपी में नोट कर लीजिए सही से। अलवार किस देवता में विश्वास रखते थे, तो विष्णु में, और नैनार कौन देवता में विश्वास रखते थे, तो शिव में। तो याद रहेगा ना, याद कर लीजिए। चलते हैं 40 नंबर, जो मार्को पोलो किस देश का निवासी था। मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो इटली का निवासी था। चलते हैं 41वां प्रश्न। 41 में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा, देखिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सभी गेस के पर आधारित है। आप हिस्ट्री में लगभग 4 सेट है, 5वां सेट करवाएंगे, उसके बाद 2 सेट, 1 से 2 और सेट देंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सा नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 42 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये क्या होगा, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। बहुत बार पूछ दिया गया है, अभी 2009 से लेकर अभी तक लगभग 4-5 बार पूछ दिया गया कालीबंगा के बारे में। चलते हैं, देखिए एक बार ऐसा पूछा, लगभग 2012 वाला प्रश्न 2016 में सेम जो ऑब्जेक्टिव था, जो सब्जेक्टिव था, सब पूरा का पूरा उठा कर दे दिया गया था। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी कीजिए। चलते हैं 43वां प्रश्न कि अकबर ने टोडर मल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया। तो 43 का हो जाएगा 1582 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने टोडर, ये अकबर का वित्त मंत्री था, कौन, तो टोडर मल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया गया था, 1582 ईस्वी को। चलते हैं 44वां प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए महात्मा गांधी का जन्म सभी को पता होगा, पर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पोरबंदर में, मतलब गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलते हैं 45वां प्रश्न। मुगल कालीन सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी थी, तो कौन सी थी भूमि थी, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलज। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, मुगल कालीन सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी, तो पोलज थी। 45 का ऑप्शन डी। चलते हैं 46वां प्रश्न। 46 में क्या बोला है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। 47 नंबर, शाहजहां गद्दी पर कब बैठा, तो शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था, तो 1628 ईस्वी को शाहजहां गद्दी पर बैठा था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, शाहजहां का, मतलब ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं 49वां प्रश्न। 49 में बोला है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था, तो 49 का क्या होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन ए होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या बोला, बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। क्या बोला, बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1905 ईस्वी को हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। चलते हैं आप टास्क की और आपको जवाब इसको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए
गोत्र के बाहर विवाह करना क्या है? गोत्र के बाहर विवाह करना किस प्रकार विवाह के उदाहरण है? मतलब गोत्र के बाहर विवाह करना किस प्रकार के विवाह का उदाहरण है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना। उसका ऑप्शन है अंतर्विवाह, ऑप्शन बी राक्षस विवाह, ऑप्शन सी प्रजापत्य विवाह, ऑप्शन डी बहिर् विवाह। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अपने फ्रेंड से सहायता ले सकते हैं पर इंटरनेट की सहायता नहीं लेना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।